मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। होटल के अंदर कदम रखता वो जून की चीखती। क्या हुआ? दक्ष ने रुकते हुए पूछा। अंदर मत जाओ, वो समय में फंस गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समय के नियमों को समझने वाला किसी व्यक्ति के होटल के अंदर है। उसने समय को अंदर ही रोक दिया था। मुझे समय में फंसाया गया, लेकिन आपकी सहमति हुई। दोस्त की राय देखने के बाद मेरा संदेह सच हो गया, जून ने जवाब दिया जब वो उसके पास आए। समय के नियम वाला कोई व्यक्ति अंदर है, वो समय क्यों रोकेगा? अरे, मिंग लैन भी ऊपर है। मुझे अचानक कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं खुद ही स्पेस बैरियर से ऊपर लूं तो क्या मैं अंदर जा सकता हूं? समय का मुकाबला हो सकता है। अगर मैं समय को किसी अलग जगह पर रखता हूं तो मुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए, दक्ष ने और बनहैन सिकोड लीन से पूछा। वो अन्य लोगों के बीच समय के नियम वाले की दया पर मौजूद नहीं रहना चाहता था। ये काम कर सकता है, लेकिन अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो मेरे पास एक बेहतर तरीका है। आप जिस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं वो हो सकता है ये समय के प्रभाव से बचाएगा, जून ने दक्ष से कहा। दक्ष ने असमंजस में अपनी ओर से देखा और फिर पूछा, कौन सी चीज? तलवार जो समय पर शासन करता है। वो विद्या के लिए देवता भी लालायित थे और जिसके लिए दानव भी युद्ध करने को तैयार थे। आपके पास समय की तलवारें हैं, इसलिए आप समय के इन नकारात्मक प्रभावों का उपयोग करके खुद को बचा सकते हैं, के लिए कर सकते हैं, जून ने उत्तर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं कि अंदर वाला क्या चाहता है, दक्ष ने समय की तलवारें खोद कर कहा। काली जंग लगी तलवारें थी में वो अंदर चला गया। वो जीशान के करीब गया और उसे देखा। यह सही था, जीशान को कुछ भी पता नहीं था। वो असल में समय में रुका हुआ था और अंतरिक्ष में रुका हुआ नहीं था। जीशान पीछे की ओर चला गया क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मिंग लैन और जूंग सुरक्षित हो या नहीं। वह ये भी सोच रहा था कि यह जूलियांग की वजह क्या है। जूलियांग एक अजीब बच्चा था जिसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो बहुत ही अपरंपरागत थी। यहाँ तक कि दक्ष को भी नहीं पता था कि उनके पास क्या शक्तियां हैं और वे किस हद तक फोटो खिंचवा चुके हैं। ये संभव है कि उसके पास समय से जुड़ी शक्तियां भी हों। क्या पिछली बार की तरह इस बार भी वह अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो सकती है? ये भी एक कारण हो सकता है। अगर यह सच था तो लार्ज चेन को उसके पास का प्रारंभिक रेस्तरां होगा, इससे पहले कि वो पिछली बार की तरह तबाही मचा दे। ऊपर की ओर लंबी चेन, तारानकन 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 हैम। ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। उनके समय क्षेत्र में घूमना संभव नहीं था। बुरा नहीं है, वू ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें होटल के अंदर हलचल महसूस हो रही थी। वह नहीं जानता था कि वह कौन था, लेकिन चार्ट वे इतनी आसानी से घूम सकते थे। इसका मतलब था कि वे संगठित थे। उसके बारे में यह एक अज्ञात विश्वास था कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है। यह अच्छी बात है कि वह यहाँ है। वह अपनी आंखों से अपने निधन को देख सकती है। यह मजेदार होगा। हालांकि मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। वह मेरे समय क्षेत्र में कैसे चल सकती है? उसने पीछे देखा, बुदबुदाया। करो, ले लिया ने जोर देख ने कहा और जू वू लियांग को जल्दी करने को कहा। जू लियांग ने चाकू को जगह से पकड़ते हुए गहरी सांस ली। उसकी दक्ष और उस महिला के साथ मैथ्यू पल याद आ रहे थे, जो उसकी देखभाल ऐसे करती थी जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। ये सब नकली था। वे सब झूठ बोल रहे थे। ये सब प्रदर्शन था। उसने ऐसा नहीं किया और उसने चाकू मिंग लैन के पेट की ओर बढ़ा दिया। मुझे खून की गंध आ रही है। साम्राज्य से यहाँ 5 आदमियों की टीम जी कबीले के सामने रुकी आई। वे शहर से जा रहे थे। उन्हें अपनी यात्रा में यहाँ से गुजरातना था। हालांकि जैसे ही वे यहाँ पहुँचे, 5 में से एक ने कहा, ये सच है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ खाना खराबा हुआ हो। ऐसा भी नहीं लगता कि कोई मामूली खून खराबा हुआ हो, लिम यी ने बताया। क्या ये जी कबीले का मामला हो सकता है जिसके बारे में उस आदमी ने बात की थी? उसने कहा था कि उसकी सेना गद्दारों को खत्म करने के लिए यहाँ है, उन्होंने आगे कहा।
डू लियान ने हिलाते हुए कहा, हमें बच्चों के मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो बने रहो। अच्छा, मेरे पास एक विचार है, क्यों न हम खुद ही अंदर घुसे हैं, हम बच्चों को साफ करने में मजा ले सकते हैं, वैसे भी हम बोर हो रहे हैं। क्या गद्दार पहले ही पैदा नहीं हुए हैं? ऐसा लग रहा है हमें उन्हें मारने का मिल लाइसेंस दिया गया है। लिम यी ने अपना हिलाया सिरिया। ये सच है, हम उन्हें और भी तेजी से खत्म कर सकते हैं। राज्य की सेना तेजी से मुक्त हो सकती है। इसके बाद वे गद्दार की तलाश का काम शुरू कर सकते हैं। बो जो ने सहमति जताई। वे सभी फू मिन की ओर देखने लगे क्योंकि वो नेता थे। ठीक है, हम ये करेंगे, चलो कुछ मजा करते हैं, फू मिन ने कहा। पांचों ने जी कबीले के अंदर कदम रखा और केंद्र की ओर चले गए, जहां खून के निशान उन्हें ले गए। कुछ ही समय में वे स्थान पर स्थिर थे जहां लंबी श्रृंखला और स्वर्ग क्षेत्र के साधकों के बीच लड़ाई हुई थी। बहुत से सारे स्वर्ग लोक साधक मर चुके हैं। उनमें से अधिकांश ने शाही कुल की पोशाक वाली साड़ी पहन रखी है। वास्तव में कौन से शत्रु इतने शक्तिशाली थे कि वे इतनी आसानी से शून्य हो सकते थे? गु यान ने जमीन पर पड़े कीड़ों को देखकर बुदबुदाया। राजा बहुत मूर्ख है। सेना को पहले अपने दुश्मनों की असली ताकतों से हटा दिया गया था। कैसे नहीं जान सके? ऐसा लगता है कि उन्हें ये भी पता नहीं था कि वे किससे लड़ रहे हैं। लिम यी ने सिर हिलाते ने कहा। कौन जानता है, कभी कभी लोगों के छिपे हुए कार्डों के बारे में जानना मुश्किल होता है, भले ही आप राजा ही क्यों ना हो सकता है कि कबीला रहस्य छिपा रहा हो और मजबूत हो रहा हो। शायद इसीलिए राजा ने उन्हें गद्दार कहा और उनके पीछे सेना भेजी। गु यान ने कहा। हाँ, मूर्ख राजा अभी भी स्थिति का आकलन करने में विफल रहा। ये स्पष्ट है कि जिसे ये कबीला छिपा रहा था वह शक्तिशाली था। जरा देखो कि इन लोगों को कितनी बेरहमी से मारा गया है, लिम यी ने हंसते हुए कहा। गु यान ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि यह लड़ाई आसान थी। यहाँ विनाश के निशान इस बात के सबूत हैं कि इस लड़ाई में कितनी ताकत का इस्तेमाल किया गया था, फिर भी इन लोगों से लड़ने वाले लोग मरे नहीं हैं। उसने जी कबीले के बुजुर्ग के शरीर की ओर देखा जिसे जी शान ने मार डाला था। केवल वो व्यक्ति स्वर्गीय क्षेत्र का साधक है जो जी कबीले से प्रतीत होता है, फिर भी वो शाही कबीले के योद्धाओं से पहले मर गया। उन्हें मारने वाला वास्तविक व्यक्ति शायद बहुत पहले ही चला गया है, बो जो ने बताया। फू मिन पूरी बातचीत के दौरान चुप रहा। वो बस हाथ जोड़कर शांति से खड़ा रहा और फिर जेल टॉवर की ओर देखने लगा। लगता है वहां लोग हैं, उसने धीरे से कहा। फू मिन ने जेल टॉवर की ओर चलना शुरू कर दिया। तो फिर देखते हैं, वैसे भी हम पहले से ही यहाँ हैं, बो जो ने फू मिन का पीछा करते हुए कहा। दूसरों ने भी ऐसा ही किया। वे टॉवर की जेल में पहुंचे और अंदर कदम रखा। सबसे पहले उन्होंने वहां कैदियों को देखा जो लंबे समय से वहां थे। थोड़ी पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि यह एक जेल थी। कैदियों ने उनसे रिहा करने की विनती की, लेकिन फू मिन ने इसकी परवाह नहीं की। तो ये जेल है, इसीलिए यहाँ अभी भी लोग रह रहे हैं, बो जो ने बड़बड़ाया। जी कबीले के बाकी लोग शायद बहुत पहले ही चले गए हैं। शाही सेना भी यहाँ नहीं है। कुछ स्वर्ग क्षेत्र साधकों को छोड़कर शाही सेना के ज्यादा लोग कबीले में नहीं देखे गए। शायद वे हमारे आने से पहले ही इस जगह को छोड़कर चले गए थे। मुझे लगा कि हम यहाँ मारपीट करेंगे और मौज मस्ती करेंगे। ये सब बेकार गया, लिम यी ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा। चलो वापस शहर में घूमने चलते हैं, यहाँ रहना बेकार है, उसने फू मिन की ओर देखते हुए कहा। फू मिन ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी वह रुक गया। उसने कुछ सुना। ऊपरी मंजिल पर एक रॉयल आर्मी सदस्य अपने दोस्त से बात कर रहा था। आपको क्या लगता है कि हमें कब तक यहाँ इंतजार करना होगा? महामहिम को कब एहसास होगा कि उनकी सेना वापस नहीं लौटी है और वे हमें बचाने के लिए लोगों को कब भेजेंगे? मुझे कैद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब उस स्वर्ग लोक साधक के कारण है। उसने हमारे सभी स्वर्ग लोक साधकों को मार डाला और हमें यहाँ बंद कर दिया, उसके मित्र ने उत्तर दिया। हालांकि मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उसके पास सेंट किलर तलवार होगी।
मैंने हमारी इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि इसका इस्तेमाल एक भयानक आदमी ने किया था जिसने हमारे देश में कई अमानवीय अपराध किए थे। मुझे आश्चर्य है कि उस व्यक्ति को वह तलवार कहां से मिली। क्या तुमने राजकुमारी को ये कहते नहीं सुना कि वह किसी उच्च पदस्थ राज्य का राजकुमार है? हो सकता है कि उसके राज्य ने उसे ढूंढ लिया हो और उसे दे दिया हो। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें खुश होना चाहिए कि उसने हमें नहीं मारा और केवल हमें जेल में बंद कर दिया। फू मिन ने बातचीत सुनी और पहली बार उसके चेहरे पर गंभीर उदासी उभरी। लगता है ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। हमारा लक्ष्य यही है, फू मिन ने सीढ़ियों की ओर चलते हुए कहा। लक्ष्य से तुम्हारा मतलब है? गु यान ये शब्द सुनते ही दंग रह गया। हाँ, सेंट किलर का वारिस यही इस राज्य में है। आइए हम खुद ही इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें, फू मिन ने उत्तर दिया। वे ऊपर की ओर बढ़े और देखा कि शाही सेना के सदस्य कोठरी के अंदर है। उन्होंने सभी कोठरियां खोल दी और उन्हें मुक्त कर दिया। हमें मुक्त करने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप कौन हैं? राजकुमारी ने पूछा, क्योंकि वे लोग शाही वंश के लोगों की तरह नहीं दिखते थे। वो उनकी ताकत भी नहीं देख पा रही थी, वे बाहरी लग रहे थे। हम कौन हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो आदमी है जो सेंट किलर की तलवार लेकर चल रहा था। मुझे उससे अपनी मुलाकात से लेकर उस पल तक की सारी बातें बताओ जब तुम यहाँ बंद थे, फू मिन ने कहा। आप कौन हैं? हम आपकी बात नहीं सुन सकते। वो व्यक्ति शायद किसी उच्च पदस्थ राज्य से है। अगर हमने कुछ कहा तो क्या इसका मतलब हमारे राज्य का विनाश नहीं होगा? उसने पूछा। उच्च श्रेणी का राज्य, क्या वे साम्राज्य की बराबरी भी कर सकते हैं? लिन यी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। भले ही आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह वास्तव में एक राजकुमार है, साम्राज्य के दूत के रूप में मेरे अधिकार से मैं आपको आदेश देता हूं कि आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। फू मिन ने उसे अपने साथ। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। साम्राज्य का प्रतीक दिखाया जो उसकी स्थिति को दर्शाता था। ये टोकन आप साम्राज्य से है। मैं आपको न पहचान पाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। राजकुमारी ने टोकन देखते ही माफी मांगी। साम्राज्य बाकी सभी से ऊपर था। भले ही दक्ष एक उच्च रैंकिंग वाले राज्य से थी, लेकिन वह साम्राज्य की तुलना में कभी भी नहीं हो सकती थी। साम्राज्य इस महाद्वीप की महाशक्ति थी और उनके दूत उसके ठीक सामने खड़े थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उनकी ताकत नहीं देख पाए। मुझे उस आदमी के बारे में बताओ। वो किसी राज्य का राजकुमार नहीं है। वो एक भगोड़ा है जो साम्राज्य से भाग रहा था। वो उस क्रूर संत हत्यारे का उत्तराधिकारी भी है जिसने कई साल पहले सामूहिक नरसंहार किया था, फू मिन ने कहा। सेंट किलर का वारिस वो राजकुमार नहीं बल्कि एक भगोड़ा है, राजकुमारी ने खामोशी से कहा। हाँ, अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो। हम महीनों से उसे खोज रहे हैं। जब मैंने ये देखा तो मेरा विश्वास करो, अगर तुम्हारी देरी के कारण हम उसे नहीं खोज पाए तो तुम परिणामों से बच नहीं पाओगे, गु यान ने उसे स्थिति की गंभीरता बताई। हाँ, हमें उसके बारे में जल्दी बताओ। हम उसे भागने नहीं दे सकते। पिछली बार जब वह भागा था तो वह महाद्वीप के दूसरे छोर पर था और वह महीनों बाद यहाँ दिखाई दिया। हम नहीं जानते कि अगर वह अब गायब हो गया तो हमें उसे फिर से खोजने में कितना समय लगेगा, बोजो ने कहा। वो सेंट किलर का वारिस है, इस महाद्वीप का दुश्मन। तो मैं पहले सही थी। वो दूसरे महाद्वीप से आया है। अगर वो अभी भी होटल में है तो वे उसे पकड़ सकते हैं। अगर हम उनकी मदद करें तो हमारे राज्य को बहुत पुण्य मिलेगा, राजकुमारी जू ने सोचा। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं पहला व्यक्ति था जिसने उसे देखा था। मुझे जी कबीले द्वारा अपहरण कर लिया गया था और इस जेल में रखा गया था। जब वो अपने दोस्त को भागने में मदद करने के लिए यहाँ आया था और रास्ते में मेरी भी मदद की, मुझे रिहा कर दिया गया। मैं वापस महल गया और अपने पिता को इस बारे में बताया। बस बहुत हो गया। हम तुम्हारी दुख भरी कहानी नहीं सुनना चाहते। मुझे सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में बताओ। राजकुमारी ने सब कुछ समझाना शुरू किया, लेकिन फू मिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। आह, ठीक है,
उसने हमारी सेना के साथ चलने के लिए कहा क्योंकि वह अपने दोस्त को प्रताड़ित करने वाले कबीले से बदला लेना चाहता था। अंदर एक छोटी सी बहस हुई जिससे हमारे दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई। उसने मेरे भाई और हमारे स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धाओं को मार डाला और फिर हमें यहाँ कैद करके चला गया, राजकुमारी जू ने कहा। उसने सुविधाजनक रूप से उस हिस्से को छोड़ दिया जहां वह उसे मुक्त करने के बाद उस स्थान पर ले गया था जहां वह रह रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता, दक्ष अभी भी उसका रक्षक था। उसने उससे कोई संबंध रखे बिना उसकी जान बचाई, इसलिए कुछ हिस्सा उसका था। वह तो बस उसकी जान बचाकर उसका बदला चुका रही थी ताकि वे बराबर हो सके। उसके बाद हमें नहीं पता कि वह कहाँ गया। उसने कहा, जब तक तुम लोगों ने मुझे सच नहीं बताया, मैं सोचती रही कि वह किसी उच्च श्रेणी के राज्य का राजकुमार है, क्योंकि उसकी बातें और उसकी ताकत मेरी धारणा से मेल खाती थी। मुझे नहीं पता था कि वह इतना बुरा था। फू मिन ने अपने भंडारण रिंग से एक स्क्रॉल निकाला और उसे खोला। क्या वह ऐसा दिखता था? उसने उससे पूछा, जैसे ही उसने उस चित्र के बारे में पूछा जिसका उपयोग वे दक्ष को पकड़ने के लिए कर रहे थे। राजकुमारी झूठ बोलना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अकेली नहीं थी जिसने उसे देखा था। अन्य पहरेदारों ने भी उसे देखा था। अगर उसका झूठ पकड़ा जाता तो उसके राज्य पर विपत्ति आ सकती थी। नहीं, जिस व्यक्ति ने संत हत्यारा तलवार का इस्तेमाल किया था वह ऐसा नहीं दिखता था, राजकुमारी ने उत्तर दिया। वह ऐसा नहीं दिखता था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वह व्यक्ति नहीं था? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है? फू मिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अगर वह ये व्यक्ति नहीं है तो वह सेंट किलर वारिस नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने कोई दूसरी तलवार देखी हो और सोचा हो कि यह सेंट किलर तलवार है। आखिर इन कम रैंक वाले लोगों को सेंट किलर तलवार के बारे में कैसे पता होगा? उन्होंने कुछ ऐसा ही देखा और सोचा कि यह तलवार है, लिम यी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसने सोचा कि उन्होंने गलतफहमी की है और गलत तलवार पहचान ली है। ये सच है, हम तलवार को नहीं पहचान पाए। केवल एक स्वर्गीय क्षेत्र के बुजुर्ग ने मरने से पहले कहा था कि यह संत हत्यारा तलवार है। शायद उसने गलत समझा। हम सभी ने उस पर विश्वास कर लिया। वह व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे तुम खोज रहे थे, राजकुमारी जू ने कहा, इस अवसर का उपयोग करते हुए दक्ष के मन से संदेह दूर करने के लिए। फू मिन ने उसे देखा, लेकिन उसे उस पर पूरा यकीन नहीं हुआ। उसने अपना ध्यान दूसरे रॉयल आर्मी सदस्यों पर केंद्रित कर लिया। क्या वो सच कह रही है? केवल एक स्वर्ग लोक साधक ने तलवार को पहचाना और आप सबने उस पर विश्वास कर लिया? उसने पूछा। ये सच है, पहरेदारों ने शर्म से अपना सिर नीचे करते हुए उत्तर दिया। ये बेवकूफ है, उन्होंने हमारा बहुत समय बर्बाद कर दिया, लिम यी ने कोसा। चुप रहो, फू मिन ने लिम यी को डांटा क्योंकि वह उसके लगातार चिल्लाने से परेशान हो रहा था। उसने गु यान की ओर देखा और पूछा, गु यान, क्या तुम्हारे पास वास्तविक संत हत्यारा तलवार की कोई छवि है? मेरे पास एक किताब है जिसमें इसका चित्रण है। ये तलवार का सबसे सटीक चित्रण है, गु यान ने किताब निकालते हुए कहा। वो तब तक पन्ने पलटता रहा जब तक उसे वो चित्र नहीं मिल गया। उसने किताब फू मिन को थमा दी। ये रही। फू मिन ने पुस्तक ली और राजकुमारी तथा अन्य लोगों को उसका चित्र दिखाया। इसे ध्यान से देखो, क्या ये तलवार थी? उसने पूछा। हाँ, यह वही है, राजकुमारी ने दूसरों के साथ उत्तर दिया। वो इतने सारे लोगों के सामने इस बारे में झूठ नहीं बोल सकती थी। तो वो व्यक्ति वास्तव में एक संत हत्यारा तलवार ले जा रहा था। वो चित्र में मौजूद व्यक्ति से अलग कैसे हो सकता है? संत हत्यारा का केवल एक ही वारिस हो सकता है। आखिरकार केवल एक ही संत हत्यारा तलवार है, बोजो ने भ्रम में बड़बड़ाते हुए कहा जब यह निश्चित हो गया कि यहाँ लड़ने वाले व्यक्ति के पास संत हत्यारा तलवार थी। ये संभव है अगर व्यक्ति ने अपना रूप बदल लिया हो। मैंने कुछ ऐसे मार्शल स्किल्स के बारे में सुना है जो लोगों को एक अलग व्यक्ति की तरह दिखने में मदद करते हैं। हो सकता है कि वह पहले भी इसका इस्तेमाल कर रहा हो, या हो सकता है कि वह उस स्किल का इस्तेमाल न कर रहा हो। किसी भी मामले में हमें नए चेहरे को ध्यान में रखते हुए अपनी खोज को व्यापक बनाने की जरूरत है, गु यान ने विचार किया। उसके रूप का वर्णन करो।
मुझे सटीक वर्णन चाहिए, जितना संभव हो उतना सटीक, फू मिन ने राजकुमारी से कहा और उसने एक और स्क्रॉल और एक पेंट ब्रश निकाला। वो समूह में सबसे अच्छा चित्रकार था, इसलिए वो खुद ही चित्र बनाने जा रहा था। राजकुमारी ने दक्ष के रूप का वर्णन करने से पहले एक गहरी सांस ली। वो वास्तव में पूरी ईमानदारी से इसका वर्णन कर रही थी क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जैसा कि उसने बताया, फू मिन ने स्क्रॉल पर पेंटिंग की थी। 10 मिनट के बाद चित्र बनकर तैयार हो गया। समाप्त करने के बाद फू मिन ने रॉयल आर्मी के सदस्यों को छवि दिखाई। ध्यान से देखो, क्या ये वही है? हाँ, वो वही है। सभी ने सहमति जताते हुए कहा कि वो वही व्यक्ति है। फू मिन ने पुष्टि करने के बाद कि वो व्यक्ति वही है, चित्र अपनी टीम को दिखाया। रुको, ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो हम इसके पास से गुजरे थे, लिम यी ने अचानक कहा क्योंकि उसे याद आया कि उसने दक्ष को जीशान के साथ देखा था। क्या तुम्हें यकीन है? फू मिन ने लिम यी से पूछा। मुझे 100% यकीन है कि वह वही आदमी है। अगर हम उस दिशा में जाएं जहां वह जा रहा था और खोज करें, हम शायद अभी भी उसे पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह भागने की जल्दी में था, लिम यी ने जवाब दिया। फू मिन ने राजकुमारी की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाया। ठीक है, हमें अब तुम लोगों की जरूरत नहीं है। तुम वापस जा सकते हो और इस आदमी की तलाश कर सकते हो। हम अपनी खोज खुद ही करेंगे। वो अपनी टीम के साथ चले गए। राजकुमारी और अन्य लोग स्तब्ध होकर पीछे खड़े हो गए। हाँ, तो वह आदमी महाद्वीप का दुश्मन था। अब जब साम्राज्य के लोग यहाँ हैं, तो वह बच नहीं सकता। हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि हम जानकारी देकर उसकी गिरफ्तारी में मदद करेंगे। हाँ, हमें इनाम भी मिल सकता है। शाही सेना के सदस्य आपस में बातचीत करने लगे। उन्होंने उसे पहले ही देख लिया है। मैंने उस आदमी की मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी, वह किया। मुझे उम्मीद है कि उसने देरी नहीं की होगी और अब तक भाग गया होगा, राजकुमारी ने सोचा। करो, वू लिया ने कहा और जू लियांग से मिंग लैन को चाकू मारने का आग्रह किया, जो समय में जम गई थी। शू लियांग ने संकोच करना बंद कर दिया क्योंकि वह जानता था कि उसे ऐसा करना होगा। एक पल भी इंतजार किए बिना उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चाकू मिंग लैन की छाती की ओर बढ़ा दिया। वू लिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। खून जमीन पर टपकने लगा। जू लियांग ने चेहरे पर जटिल भाव लिए धीरे से अपनी आंखें खोली। वू लिया भी स्तब्ध लग रहा था। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? वह यहाँ कैसे आ गया? दोनों लड़कों ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। दक्ष वहां था। वो मिंग लैन के ठीक बगल में खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में जंग लगी काली तलवार थी, जबकि उसके बाएं हाथ में जू लियांग के चाकू की धार थी। चाकू तेज था, इसलिए दक्ष की त्वचा कट गई। खून जमीन पर टपक रहा था, लेकिन दक्ष ने कोई आवाज नहीं की। तुमने क्या सोचा था कि तुम क्या कर रहे हो? उसने गुस्से से कहा और जू लियांग को घूरने लगा। उसने चाकू उठाया और उसे एक तरफ फेंक दिया। हमने आपके लिए जो कुछ किया, उसके बाद भी आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपने वास्तव में उस महिला को मारने की कोशिश की, जिसने आपके साथ अपने सगे बेटे की तरह व्यवहार किया। वो दहाड़ते हुए बोला, तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तुमने मेरी दादी की मौत का कारण बना। तुमने उनकी सारी जिंदगी छीन ली ताकि तुम मेरा इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? मैं तुम्हारी झूठी परवाह क्यों करूं? जू लियांग गुस्से में चिल्लाया और पीछे हट गया। दक्ष उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। जू लियांग को कैसे पता चला कि उसकी दादी मर चुकी है? अगर उसे पता भी था, तो वह उसे क्यों दोष दे रहा था? भले ही उसे खोई हुई यादें याद हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। क्या उसने अपनी दादी को अपनी आंखों से मरते नहीं देखा? क्या उसने दक्ष को अपने हाथों से अपराधी को मारते नहीं देखा? दक्ष को दोषी क्यों ठहराया गया? उसे समझ नहीं आया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हारी दादी को तुमसे पहले ही मार दिया गया था। तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैं बस वहां था। मैंने ही वहां सभी डाकुओं को मारा था।
मैं उसकी मौत के लिए कैसे जिम्मेदार हूँ? दक्ष ने पूछा। और झूठ, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी दादी जीवित थी? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने उनसे बात की थी? तुम सिर्फ झूठ बोलते हो और कुछ नहीं, जू लियांग ने गुस्से में कहा। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। तुम एक बच्चे हो और मुझे तुम पर दया आ रही थी क्योंकि तुमने सब कुछ खो दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले गया था। बहुत हो गया झूठ, झूठ बोलना बंद करो। मैं किसी भी झूठ पर विश्वास नहीं करने वाला। जू लियांग दहाड़ा और फिर से अपना नियंत्रण खो बैठा। एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग उसके शरीर से निकली, जैसे पहली बार हुई थी जब दक्ष ने उसका सामना किया था। ओह फक, दक्ष ने गाली देते हुए कहा कि उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वो तुरंत मिंग लैन के सामने गया और उसे कसकर गले लगा लिया ताकि उसे चोट न लगे। वो टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं था और वो टेलीपोर्ट करते समय मिंग लैन को वैसे भी नहीं ले जा सकता था। इसलिए उसने वही किया जो उसे सबसे अच्छा विकल्प लगा और उसने उसे अपने शरीर से ढक दिया। दिलचस्प, वू लिया ने ऊर्जा तरंग को देखते हुए बड़बड़ाया। उसे ये भी लगा कि यह बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह उसकी समय की शक्ति से प्रभावित नहीं थी। चोट न लगे, इसलिए वो गायब हो गया। वो होटल के बाहर दिखाई दिया। जैसे ही वो होटल से बाहर निकला, समय रोकने वाली शक्ति बंद हो गई। मिंग लैन और बाकी सभी लोग आखिरकार आजाद हो गए क्योंकि समय फिर से चलना शुरू हो गया। लॉन्गसी, मिंग लैन दंग रह गई। जैसे ही उसे होश आया, उसने देखा कि दक्ष उसे गले लगा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसे पीछे धकेल दिया गया। वो और दक्ष पीछे की ओर फेंके गए। वे दोनों खिड़की से टकराकर बाहर गिर गए। दक्ष की पीठ जल गई थी, लेकिन उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने दानव सम्राट शरीर का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी, हालांकि उसे दर्द महसूस हुआ। उसकी पीठ से खून बह रहा था। दक्ष और मिंग लैन खिड़की के बाहर गिर रहे थे। दक्ष के पीछे 4 खूबसूरत पंख दिखाई दिए जो स्वर्गीय दानव पंख कौशल का उपयोग करके बनाए गए थे। पंखों की मदद से उसने ये सुनिश्चित करने के लिए ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर दिया कि वे जमीन पर न गिरे। वो अभी भी मिंग लैन को अपने आलिंगन में पकड़े हुए था। शहर की सड़कों पर अभी भी लोग इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने कांच टूटने की आवाज सुनी और ऊपर की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे स्वर्ग से कोई देवदूत उतर आया हो। दक्ष के पंख बहुत खूबसूरत लग रहे थे, हालांकि उसका शरीर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा था। दक्ष सीधा उड़कर होटल की छत पर उतरा। क्या हुआ? किसने हम पर हमला किया? तुम क्यों घायल हो? लियांग कहाँ है? मिंग लैन ने पूछा। चूंकि वो समय में फंसी हुई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि जू लियांग ने उसे चाकू भोंककर मारने की कोशिश की थी। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि उन पर किसी ने हमला किया था और वे बाहर गिर गए थे। वह जू लियांग के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाए। उसकी चिंता सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। चूंकि उसका बायां हाथ कटा हुआ था, इसलिए वो मिंग लैन के चेहरे को छूना नहीं चाहता था। उसने अपने बाएं हाथ में समय की तलवार को घुमाया और अपने दाहिने हाथ को आजाद कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ मिंग लैन के गालों पर रखा और उन्हें दबाते हुए कहा, मेरी प्यारी पत्नी, वो बिल्कुल ठीक है और मैं भी। ये सिर्फ एक दुश्मन है जो चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहा है। अब जब मैं बाहर हूँ तो मैं उसका ख्याल रखूंगा। इससे पहले कि मिंग लैन कुछ कह पाती, उसने आगे कहा, अब मैं इसकी सराहना करूंगा यदि आप नकली दुनिया के अंदर आराम करें ताकि मैं अधिक स्वतंत्रता से लड़ सकूं। बू, मिंग लैन कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात कह पाती, उसे नकली दुनिया में वापस भेज दिया गया। मुझे लगता है कि बच्चे को साथी के रूप में इस्तेमाल करना एक बुरा विचार था। मैंने उसे और भी बड़ा दुश्मन बना दिया। मुझे लगता है कि उसे मार डालना ही सबसे अच्छा विकल्प है, दक्ष ने छत के किनारे पर जाते हुए कहा। नीचे देखने पर उसने सड़क पर एक और बच्चे को देखा जो पहले जू लियांग के पीछे खड़ा था। क्या वो वही है जिसके पास समय का नियम है? वही जिसने ये सब किया? दक्ष ने वू लिया को देखते हुए बुदबुदाया। वू लिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आए।
उसके होठ खुल गए जैसे वो कुछ कह रहा हो। हालांकि दक्ष सुन नहीं सकता था, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे लड़का कह रहा हो, नाटक शुरू हो जाए। दक्ष को ऐसा लगा जैसे जो कुछ हो रहा था उसके पीछे लड़का ही था और वो उसे चुनौती दे रहा था। उसे नहीं पता था कि वो लड़का कौन था, वो यहाँ क्यों आया था, वो क्यों मुसीबत खड़ी करना चाहता था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन तभी उसकी नजर उस हार पर पड़ी जो उसने पहना हुआ था। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का टोकन। उसने बुदबुदाया क्योंकि उसने उस सिक्के जैसी वस्तु को पहचान लिया था जिसका उपयोग हार के रूप में किया गया था। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की प्रशंसा के 20 चिन्ह थे जो लोगों को संप्रदाय में प्रवेश करने और इसके प्रकट होने पर इसके अवरोध को पार करने की अनुमति देते थे। 20 चिन्हों में से एक सदियों से गायब था, जबकि 19 का उपयोग किया जाता था। दक्ष ने संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए अपने पास मौजूद टोकन का इस्तेमाल किया था और जब वह डार्क सोल सेक्ट टीम का हिस्सा था, उसे जो पता था उसके अनुसार टोकन इस्तेमाल होने के बाद गायब हो जाते थे और महाद्वीपों के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देते थे, जिन्हें संप्रदायों द्वारा भविष्य में इस्तेमाल के लिए फिर से ढूंढा जाता था। हर बार जब दिव्य स्वर्ग संप्रदाय प्रकट होता था तो यही होता था। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़के ने उन 19 टोकन में से एक पहना हुआ था जो दक्ष के अन्य संप्रदायों की टीमों के साथ प्रवेश करने पर गायब हो गए थे, या क्या ये 20वां टोकन था जो हमेशा गायब रहता था। उसके पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मुश्किल से कोई जवाब था। उसके पंख गायब हो गए क्योंकि उसने उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, क्योंकि वे उसकी क्यूई का इस्तेमाल करते थे। वो इसे अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे पहले जवाब चाहिए, मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। जूलियांग से बाद में निपटा जा सकता है। अगर उसकी हालत पिछली बार जैसी ही है तो वह बिना हिले डुले सिर्फ ऊर्जा तरंगे छोड़ता रहेगा। मुझे उसके करीब जाने की तुरंत जरूरत नहीं है। ये लड़का बड़ा लक्ष्य है, दक्ष ने छत से कूदते हुए कहा। चूंकि वह एक आकाशीय क्षेत्र साधक था और वह पिछली बार की तरह सिर के बल नहीं गिर रहा था, इसलिए वह हवा में चल सकता था। वो हवा में उड़कर उस लड़के की ओर दौड़ा जो भीड़ के बीच खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मजे करो छोटे दोस्त, वू लिया ने कहा। तभी एक रेत का तूफान हवा में से प्रकट हुआ और उसे घेर लिया। जब तक रेत का तूफान गायब हुआ तब तक लड़का कहीं नहीं मिला। दक्ष जमीन पर गिर पड़ा, वो भाग गया। इधर उधर देखने के बाद भी वो लड़के को नहीं ढूंढ सका। तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। जब दक्ष वू लिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो उसने पीछे से एक गंभीर आवाज सुनी। उसने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि जूलियांग वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर उलझन भरी मुस्कान थी और वह दुखी होकर बोला, क्या वो चल फिर सकता है? ऐसा लगता है कि इस बार समस्या पिछली बार जैसी नहीं है। ये परेशानी वाली बात होगी। वो अभी भी समय की तलवार पकड़े हुए था जो उसे जूलियांग पर हमला करने के समय ऊर्जा तरंगों से बचाती थी। जब वह नहीं चाहता था तब भी वो प्रभावित और घायल हो सकता था। इसलिए जब उसे मारा गया तो वह चोटिल हो गया, क्योंकि वह किसी अलग समय स्थान में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि इसका मतलब होता कि वो सुरक्षित होता, लेकिन मिंग लैन को चोट लग जाती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हमले मुझे चोट पहुंचा सकते हैं, तो मुझे अपनी ताकत दिखाओ। तुम मारना चाहते हो, मुझे भी ऐसा करने दो। दक्ष ने जूलियांग की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, जो लाल हो गई थी। जूलियांग बिना किसी भावना के उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सही मानसिक स्थिति में नहीं था। ये पिछली बार की तरह था जब जूलियांग दुश्मनों का भ्रम कर रहा था, लेकिन इस बार वह अधिक स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। दक्ष ने गहरी सांस ली और चलने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो टेलीपोर्ट करने वाला था, जूलियांग के शरीर से एक और ऊर्जा तरंग निकली, जिसने उसके चारों ओर की दीवारें तोड़ दी। ऊर्जा तरंग बाहर की ओर फैलती रही क्योंकि यह पिछली तरंग से ज्यादा शक्तिशाली थी। जूलियांग के मूल में फैले अर्ध पारदर्शी बुलबुले से होने वाली तबाही को देखकर नागरिक भागने लगे। उन्होंने देखा कि यह कैसे आसपास की दीवारों को नष्ट करने में सक्षम था। उन्हें पता था कि अगर वे इसके संपर्क में आए तो मारे जाएंगे। सामान्य लोग भागने लगे, लेकिन दक्ष अलग था। दक्ष भागा नहीं, उसने हमले को अपने पास आने दिया। इसके बजाय वो ऊर्जा तरंग के करीब चला गया।
समय की तलवार इन हमलों के खिलाफ उनकी सबसे अच्छी रक्षा थी, क्योंकि यह न केवल एक हथियार के रूप में काम करती थी बल्कि हमलों से सुरक्षा भी प्रदान करती थी। ऊर्जा अवरोध ने सबसे पहले समय की तलवार को छुआ, फिर वो दक्ष को छूकर पार हो गया। इससे दक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन रास्ते में अन्य नागरिकों की मौत हो गई। तुम्हारे पास और कुछ है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह हवा में जूलियांग की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उसे ऐसे हमलों की चिंता नहीं थी। एक और ऊर्जा तरंग जो पहले जैसी थी, लेकिन तीव्रता में बड़ी थी, एक बार फिर जूलियांग के शरीर से बाहर निकली। दक्ष, क्या हो रहा है? ठीक उसी समय एक उलझन भरी आवाज दक्ष के कानों में पड़ी। नीचे देखने पर उसने जीशान को देखा, जो अभी अभी होटल से बाहर निकला था। जीशान अभी अभी समय रहते ठंड से बाहर निकला था। वो होटल से बाहर निकला। वह भ्रमित था, क्योंकि उसने शोरगुल सुना और देखा कि लोग हर जगह भाग रहे थे। चारों ओर बुरी तरह से क्षत विक्षत शव पड़े थे। दक्ष आसमान की ओर भाग रहा था और जूलियांग एक सरदार की तरह नीचे की ओर मुंह करके खड़ा था। जीशान, भाड़ में जाओ! दक्ष ने जीशान को देखते ही चिल्लाया। वह जानता था कि शूलियांग के हमले से उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जीशान को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जीशान तुरंत मारा जाने वाला था। जीशान, फिर से इमारत के अंदर आओ! दक्ष चिल्लाया। जीशान को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन दक्ष के इस तरह चिल्लाने से यह स्पष्ट था कि खतरा वास्तविक था। उसने होटल के अंदर भागते हुए उसकी बात सुनने का फैसला किया। जब हंगामा जारी था, तभी एक और चीख पुकार मच गई। मौके पर 5 लोग पहुंचे थे जो साम्राज्य के दूत थे, जिन्हें दक्ष को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने आकाश में दक्ष को देखा। उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, क्योंकि उन्हें वो व्यक्ति मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। बहुत सारे लोग मर चुके हैं। क्या सेंट किलर वारिस उत्पात मचाने जा रहा है? बोजो ने उलझन में पूछा। वो सेंट किलर तलवार का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? काली जंग लगी तलवार का क्या मतलब है? लिम यी ने दक्ष की तलवार को देखते ही अपने चेहरे पर घृणा भरी नजर डाली। यह उसने नहीं, बल्कि किसी और ने किया है, फू मिन ने जूलियांग की ओर देखते हुए कहा। ये सब उसने नहीं किया है, ये तो वो बच्चा है, फू मिन ने अपनी टीम से कहा, जब उसने शूलियांग से भारी मात्रा में ऊर्जा आती महसूस की। उसने देखा कि उसके अंदर यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। एक और ऊर्जा तरंग निकल रही है, जिसने आसपास की संपत्ति को और भी नष्ट कर दिया। शूलियांग के आसपास की लगभग पूरी दीवार गायब हो गई थी। एक बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या हमें उसे मार देना चाहिए? गु यान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वो देख सकता था कि वह लड़का हर जगह तबाही मचा रहा था। वह एक खतरा था। हमें इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। जहां तक मैं देख सकता हूं, बच्चा और सेंट किलर वारिस लड़ रहे हैं। हम इस अवसर का उपयोग उनकी क्षमताओं को देखने के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले उनमें से एक को मरने दो, फू मुन ने जवाब दिया। लेकिन नागरिक, गु यान ने बड़बड़ाया, तो क्या हुआ अगर पूरा राज्य ही खत्म हो गया? अब किसे परवाह है? हमारा लक्ष्य पहले ही तय हो चुका है। महामहिम हमें कुछ कीड़ों को मरते हुए देखने के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे, लिम यी ने हंसते हुए कहा। ठीक है, ये देखकर कि सभी लोग इससे सहमत हैं, गु यान ने भी हाँ कह दिया। वे पांचों पीछे हट गए और अपने तथा युद्ध स्थल के बीच अधिक दूरी बना ली। दिलचस्प है, वो आदमी उस विनाशकारी ऊर्जा तरंग से प्रभावित नहीं है, फू मिन ने टिप्पणी की, जब उसने ऊर्जा तरंग को दक्ष से गुजरते हुए देखा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह नहीं जानता था कि यह सब उसके हाथ में मौजूद काली तलवार की वजह से था, क्योंकि तलवार कोई विशेष चीज नहीं लग रही थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि अगर उसने पहले सेंट किलर तलवार का इस्तेमाल किया था तो वह उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। क्या वे लोग झूठ बोल रहे थे? शायद वह वास्तव में वह व्यक्ति नहीं है जिसकी हमें तलाश है, और उसके पास सेंट किलर तलवार नहीं है।
वो जो ने फू मिन से अपने संदेह का खुलासा करते हुए पूछा। ये सच हो सकता है, मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। लिम यी ने सहमति जताई। उसे भी लगा कि लोग गलत थे। मैंने एक और बात भी नोटिस की, वो आदमी हवा में दौड़ रहा है। ऐसा लगता है कि वह आकाशीय क्षेत्र का साधक है। अगर वह स्वर्गीय क्षेत्र का साधक होता तो वह उड़ सकता था। क्या उन लोगों ने नहीं कहा था कि वह उड़ सकता है? बो जो ने पूछा। वो स्वर्ग लोक का साधक नहीं है, मैं उसकी साधना नहीं देख सकता। लेकिन अगर वह स्वर्ग लोक का साधक होता तो वह भागता नहीं बल्कि उड़ता। उन कमीनों ने हमसे साफ झूठ बोला है, लिम यी ने शिकायत की। शायद हमारे पास जो स्केच था वो सही व्यक्ति था। उन्होंने अपने दुश्मन को हमारे हाथों मरवाने का झांसा दिया। वे हमें तलवार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे और बाद में इनाम पाने के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहते थे। उसने आगे कहा, बस इंतजार करो और देखो। अगर वह वही है जिसे हम खोज रहे हैं तो सब ठीक है। अगर वह नहीं है तो हम निश्चित रूप से उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने हमसे झूठ बोला है, फू मिन ने सहजता से उत्तर दिया। दक्ष जूलियांग के इतने करीब पहुंच गया कि उनके बीच केवल कुछ मीटर की दूरी रह गई। दक्ष सोच रहा था कि उसने जूलियांग को पा लिया है। अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया था। लेकिन क्या वो वाकई जूलियांग को मारना चाहता था? हालांकि उसने पहले भी ऐसा करने के बारे में सोचा था, लेकिन वह ये याद किए बिना नहीं रह सका कि जूलियांग अभी भी एक बच्चा था जो खोया हुआ था। उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वो एक गुमराह बच्चा था। क्या दक्ष का उसे मारना सही था? ये विचार उसके दिल में उथल पुथल मचा रहे थे, जिससे उसने अस्थायी रूप से सभी विचार प्रक्रियाओं को रोक दिया। उसने सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखी, जूलियांग खतरनाक था। उसे उनके साथ नहीं रखा जा सकता था और उसके बिना वो एक ऐसा हथियार था जो विनाश का कारण बन सकता था। उसे मरना जरूरी था, चाहे वह कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो। उसने फैसला कर लिया। उसे अभी भी पता नहीं था कि वह वास्तव में ऐसा करेगा या पिछली बार की तरह अंतिम क्षण में रुक जाएगा, क्योंकि उसने अपनी तलवार जूलियांग के गाल की ओर बढ़ा दी थी। लेकिन पिछली बार की तरह स्थिर रहने के बजाय जूलियांग ने तलवार के शीर्ष की ओर अपना दाहिना हाथ उठाया। वो दरवाजा जो उसकी यादों को बंद कर रहा था कुछ क्षण के लिए हिला और बीच में चिरमराहट की आवाज आई, जिससे प्रकाश अंदर आ गया। मैं शाश्वत हूँ, ये खिलौना मेरे लिए बेकार है। जूलियांग के मुंह से एक प्राचीन आवाज निकली। उसकी आभा पूरी तरह बदल गई थी, मानो वह वही व्यक्ति नहीं था। ऐसा लगा मानो कोई प्राचीन भगवान वहां जूलियांग के शरीर के अंदर प्रकट हो गया हो। समय की तलवार की नोक जूलियांग की हथेली को छू गई, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। समय की तलवार और दक्ष को ऐसे पीछे फेंका गया जैसे वे खिलौने हों। वे दोनों एक दूसरी इमारत की दीवार से टकरा गए। मुझे डर क्यों लग रहा है? मुझे काम क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई डर है जो मुझे उस लड़के के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। वह कौन है? मुझे नहीं लगता कि मैं इस दबाव में ज्यादा समय तक टिक पाऊंगा। उनका आभामंडल तो महामहिम से भी बदतर है। साम्राज्य से आए पांचों दूतों को ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका पूरा शरीर कांप रहा है, मानो उनके सामने खड़े लड़के से डरना उनकी आदिम प्रवृत्ति हो। वे सभी खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, यहाँ तक कि फू मिन भी इससे अलग नहीं था। जूलियांग हवा में तैरने लगा और दक्ष के करीब चला गया, जो जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी आत्मा को जंजीरों ने घेर रखा था, लेकिन वे धीरे धीरे टूटती रहीं क्योंकि लड़के की यादें सील के माध्यम से कुछ हद तक लीक हो गई थी। उसकी यादें सील तोड़ने की कुंजी थी। भले ही उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा को घेरने वाली जंजीरें उसकी यादों के बोझ का विरोध नहीं कर सकी। जैसे जैसे अधिक से अधिक जंजीरें टूटती गई, लड़के की शक्तियां बढ़ती गईं। जूलियांग दक्ष के पास उतरा, जो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। दक्ष को लगा जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हो। आखिर वह हमला क्या था? यह उसे इस हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए काफी था। दक्ष खड़ा हो गया, लेकिन वह मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रख पा रहा था। आखिर यह राक्षस कौन है? वो बहुत शक्तिशाली है। समय की तलवार भी मुझे उसके हमले से नहीं बचा सकी। मुझे भागना होगा।
मैं यहाँ नहीं मर सकता, भले ही मेरे पास एक और शरीर जीवित हो। दक्ष ने सोचा और उसने भागने का फैसला किया। जैसे ही उसने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, उसकी आंखें तारों जैसे काले रंग में चमकने लगी, लेकिन ये काम नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्तियों ने काम करना बंद कर दिया हो। उसने छाया परिवर्तन की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। उसका कोई भी नियम काम नहीं कर रहा था। तुम कौन हो? दक्ष ने लड़के से पूछा। तुम कौन हो? दक्ष ने लड़के से पूछा। ये स्पष्ट था कि लड़का मानसिक रूप से ठीक नहीं था, लेकिन वह पिछली बार की तरह पागल भी नहीं लग रहा था। वो हिल रहा था और लड़ रहा था, और उसकी आंखें इस तरह केंद्रित लग रही थी मानो कोई और उस लड़के के शरीर को नियंत्रित कर रहा हो। वो ये जानने को उत्सुक था कि क्या लड़का इस समय आत्म जागरूक भी है। मैंने तुमसे कहा था कि मनुष्यों को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, शू लियांग ने ऐसी आवाज में कहा मानो वो समय के माध्यम से यात्रा कर रही हो, प्राचीन समय से आ रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हारी दादी को नहीं मारा, दक्ष ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया, जिससे वो पीछे की दीवार से टकरा गया। खांसी खांसी। मलबे से बाहर आते ही दक्ष ने मुंह से खून थूक दिया। क्या यह अंत है? मैं किसी भी कानून का उपयोग नहीं कर सकता और मैं बच नहीं सकता। क्या मुझे डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करना चाहिए? ऐसा लगता है कि यह एकमात्र विकल्प बचा है, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं पूरे शहर को नष्ट कर दूंगा। जी शान अभी भी यहाँ छिपा हुआ है, उसने कमजोरी से कहा, क्योंकि वह सोच रहा था कि वह क्या कर सकता है। भले ही वह एक कठिन परिस्थिति में था जिससे बच पाना असंभव लग रहा था, वह अपने जीवन के बारे में कम चिंतित था और इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि वह अपने सामने खड़े दुश्मन से कैसे निपट सकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहा था कि वह इस प्रक्रिया में जी शान को न मार दे। तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी दादी को नहीं मारा, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था, दक्ष चिल्लाया और जू लियांग को इस उलझन से बाहर निकालने की कोशिश की। तुमने कहा था कि अगर मैं खुद को सजा दूं तो तुम मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, फिर भी तुमने अपना वादा तोड़ दिया। मैंने संतुलन को नष्ट कर दिया, फिर भी तुमने गरिमा को नष्ट कर दिया। तुम्हें मरना होगा, जू लियांग ने भारी स्वर में कहा। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। कैसा संतुलन? कैसी गरिमा? क्या वह वही व्यक्ति था या वह कोई सपना देख रहा था? साम्राज्य के लोग अब और विरोध नहीं कर सके और वे अनिच्छा से अपने घुटनों पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा था मानो उनका शरीर अपने आप ही किसी आदिम भय से हिल रहा हो जो उनके अंदर बसा हुआ था। बच्चा कौन है? वो इतना ताकतवर कैसे है? लिम यी ने पूछा। उसका चेहरा पहले से ही पसीने से तर था। वो कोई बूढ़ा राक्षस होगा जो बच्चों जैसा दिखता है। उसकी आभा महामहिम से भी अधिक शक्तिशाली है, जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। ये स्पष्ट है कि यह बच्चा यहाँ का नहीं है, फू मिन ने उत्तर दिया। वो यहाँ से नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? वो एक अलग दुनिया से है, गु यान ने फू मिन से पूछा। सिर्फ एक अलग दुनिया से नहीं, मुझे लगता है कि वह एक उच्च दुनिया से है। अमर दुनिया से, फू मिन ने उत्तर दिया। अमर दुनिया? लिम यी ने असमंजस में पूछा। मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। यहाँ तक कि मुझे भी संयोग से पता चला। केवल वे साधक जो इस दुनिया के असली शिखर पर है, अमर दुनिया के बारे में जानते हैं, फू मिन ने उत्तर दिया। यह अमर दुनिया क्या है? हमें भी बताओ, लिम यी ने पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि फू मिन को क्या पता था। जब साधक इस नश्वर क्षेत्र के शिखर तक साधना कर लेते हैं तो वे संसार की बाधाओं को तोड़कर अमर संसार में जा सकते हैं। मैंने जो सुना है उसके अनुसार अमर संसार वह है जहां सबसे शक्तिशाली मनुष्य रहते हैं। यहीं पर मनुष्य वास्तव में अमरता प्राप्त करते हैं, फू मिन ने कहा। वाकई यह आश्चर्यजनक है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। केवल सबसे शक्तिशाली प्राणी ही अमर दुनिया तक पहुंच सकता है। गु यान ने आश्चर्यचकित होकर अपना सिर हिलाया। हाँ, मैंने जो सुना है उसके अनुसार उस दुनिया में क्यूई यहाँ से कई गुना ज्यादा शुद्ध है। अगर हम वहाँ होते तो हमारी साधना की गति बहुत तेज होती।
इसीलिए लोग मजबूत बनने की कोशिश करते हैं ताकि वे वहां पहुंच सके और अपना परिवार बसा सके। उनके परिवार को उस क्यूई का फायदा मिलता है। इस तरह उनकी आने वाली पीढ़ियां पिछली पीढ़ी से ज्यादा मजबूत होती चली गई। फू मिन ने युद्ध को देखते हुए कहा। हालांकि वास्तव में कोई लड़ाई नहीं हुई थी। ये सिर्फ दक्ष को इधर उधर फेंकना था, जैसे कि वह कोई खिलौना हो जिसके साथ जू लियांग खेल रहा हो। क्या हुआ? तुम पहले की तरह बड़ी बड़ी बातें क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने वादा किया था कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो तुम अपनी बात रखोगे। तुमने वादा किया था कि शांति होगी, फिर भी तुम मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने पर उतर आए। क्यों? जू लियांग ने दहाड़ते हुए दक्ष की छाती पर पैर रखा, जो जमीन पर पड़ा था और हिल नहीं रहा था। दक्ष ने डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करने का निर्णय लिया क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसे फिर से चोट लगी और अंततः वह इसका उपयोग करने से पहले ही बेहोश हो गया। वो पहले से ही बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था जब शू लियांग ने उसे कुचल दिया। उसके नीचे एक गड्ढा बन गया और हर जगह दरारें फैल गईं। तारानकन 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 तारानकन, क्या हो रहा है? चूंकि बच्चे ने नियंत्रण खो दिया है, इसलिए मैं रक्तरेखा मंदिर से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा दक्ष से भी संपर्क टूट गया है। आखिर बाहर क्या हो रहा है? जुन रक्तरेखा मंदिर के अंदर बैठी हुई चिंता में थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह बाहर नहीं जा पा रही थी। वो दक्ष से संपर्क नहीं कर पा रही थी। वो दक्ष की सुरक्षा के लिए चिंतित थी क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो सामान्य नहीं था। उसे कुछ बुरा लग रहा था। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उठ खड़ी हुई। वह ब्लडलाइन मंदिर के कमरे में चली गई, जिसमें एक दर्पण था। दर्पण के अंदर एक छाया थी जो भ्रामक लग रही थी। क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? मैं बाहर उससे संपर्क नहीं कर सकती, उसने शीशे में देखते हुए पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। उसकी कयामत की भावना बढ़ती जा रही थी। तारानकन 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 तारानकन, आज मैं वास्तव में ये सब खत्म कर दूंगा। तुम्हारे जाने के बाद इस दुनिया के लिए कोई खतरा नहीं बचेगा। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत नहीं है। जू लियांग की बूढ़ी आवाज ने वातावरण में जवाब दिया। आसमान में, ऊंचे आसमान में चमकता सूरज तापमान बढ़ने के साथ साथ बड़ा होता गया। ऐसा लगा जैसे जमीन जल रही हो। इतनी गर्मी थी कि सिर्फ इस शहर को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को पसीना आने लगा था। जू लियांग ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और एक तलवार बनने लगी, जो सूर्य की किरणों से बनी प्रतीत हो रही थी। सूर्य की किरणों ने तलवार का निर्माण किया। प्रकृति से क्यूई इस तलवार की ओर दौड़े, इसे अपनी असीम ऊर्जा से भर दिया, जैसे कि यही उनका उद्देश्य था। तलवार धीरे धीरे आकार लेने लगी। इसका हर इंच सुंदर लग रहा था। कुछ ही मिनटों में तलवार बनकर तैयार हो गई, जो अस्तित्व में सबसे चमकदार हथियार लग रहा था। अगर दक्ष जाग रहा होता तो वह भी ये देखकर दंग रह जाता कि यह तलवार कितनी खूबसूरत लग रही थी। ये तलवार वो हवा से इतनी चमकदार चीज कैसे बना सकता है? क्या अमर दुनिया के लोग वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं? गु यान ने आश्चर्य से कहा और तलवार की तरफ देखा। लिम यी ने सहमति जताते हुए कहा, एक दिन मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। मैं भी उस आदमी की तरह मजबूत बनना चाहती हूँ। वादे तोड़ने की सजा के तौर पर मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ, जू लियांग ने कहा और उसने चाकू से वार किया। हालांकि तभी कुछ हुआ। ब्लडलाइन मंदिर हिलने लगा। जून दंग रह गया क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। ब्लडलाइन मंदिर, जो हमेशा समय में स्थिर रहता था, आखिरकार हिलने लगा जैसे भूकंप आया हो। उस समय उसे यह बात पता नहीं थी, कुछ और भी घटित हुआ था। दक्ष के मार्शल स्पेस के अंदर कुछ और हो रहा था। दक्ष की मार्शल आत्मा, जो लगभग हमेशा अपनी आंखें बंद रखती थी, ने अब अचानक अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मार्शल सोल ने अपनी आंखें खोली, दक्ष ने भी अपनी आंखें फिर से खोली। मार्शल सोल की आंखें, साथ ही दक्ष की आंखें, दोनों रक्त लाल थी। जैसे ही दक्ष की आंखें खुली, ये स्पष्ट हो गया कि वे पहले जैसी नहीं थी। उनका रंग हल्का सुनहरा नहीं था। इसके बजाय वे अब खून की तरह लाल हो गई थी, मानो उसकी आंखों के अंदर खून का समंदर हो।
उसकी मार्शल आत्मा की आंखें और उसकी दोनों आंखें एक ही समय में खुल गईं, जिससे दोनों के बीच कोई अंतर नहीं दिखा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, समय रुक गया। यह वैसा ही था, लेकिन उस समय से अलग था जब वू लिया ने इस क्षमता का इस्तेमाल किया था, क्योंकि होटल या शहर का समय नहीं रुका था। इसके बजाय पूरे ब्रह्मांड का समय रुक गया था। नदियां बहना बंद हो गईं, पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया, ग्रहों का घूमना बंद हो गया, सब कुछ रुक गया। कोई भी समय की इस पाबंदी से मुक्त नहीं था। वू लिया पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन वह भी इस प्रतिबंध से मुक्त नहीं था, क्योंकि उसके लिए भी समय रुक गया था। भले ही वो समय के नियम को जानता था, लेकिन वह भी इससे बच नहीं सकता था। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? दक्ष ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज भी अलग लग रही थी, जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। उसकी आवाज के इर्द गिर्द एक प्राचीन आभा थी, जो उसे और भी मधुर बना रही थी। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और वो सीधा खड़ा होकर शू लियांग को देखने लगा। तुम बच गए, दक्ष ने धीरे से कहा। आपने मुझे भागने में मदद की, जू लियांग ने उत्तर दिया। मुझे अपनी अधिकांश यादें याद नहीं है, सिवाय पिछले कुछ पलों के। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? तुमने अपना वादा तोड़ दिया। क्या अब मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए? जू लियांग ने पूछा। मैंने अपना वादा तोड़ दिया, दक्ष ने असमंजस में पूछा। उसने चारों ओर देखा तो जमीन पर लाशें पड़ी थीं। क्या ये सब तुम्हारे कारण नहीं हुआ? उसने धीरे से उत्तर दिया। तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हारे पास जो बच्चा है, उसी ने ये सब किया। उसी की वजह से मेरा ये बर्तन उत्तेजित हो गया और मेरी यादों को उसमें से गुजरने दिया। ये बर्तन मेरी ऊर्जा को संभाल नहीं पाया, इसलिए इसने उन्हें नुकसान पहुंचाया। मैं इसे तभी नियंत्रित कर सकता था जब मैं जाग गया, जू लियांग ने कुछ समझाते हुए कहा। लेकिन ये बच्चा, उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। वध की आभा उसके शरीर में भर रही है। अपनी कम उम्र के बावजूद उसने लाखों लोगों को मार डाला है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? जैसा कि तुमने कहा, मैंने खुद को नश्वर लोगों के मामलों में शामिल नहीं किया। इसके बजाय मैंने उन्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार फलने फूलने दिया। ये लड़का उनमें से एक है। नश्वर लोग शक्ति और पद पाने के लिए अपने ही लोगों को मार देते हैं। यह वह समस्या है जो तुम्हारे द्वारा बनाए गए सीमित जीवन के साथ आती है। ये तुम्हारे द्वारा बनाए गए असंतुलन का परिणाम है। इसके लिए मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? दक्ष ने जवाब दिया। उसका चेहरा अभी भी उतना ही भावहीन था। मनुष्य द्वारा मनुष्यों को मारना उनका अपना मामला है, क्योंकि इससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, जब जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तब वे वास्तव में जीते हैं, तभी वे वास्तव में भावनाओं को महसूस करते हैं। वे हम जैसे नहीं हैं, जिन्हें कभी पता ही नहीं चला कि सच्ची भावनाएं क्या होती हैं, शू लियांग ने कहा। यद्यपि वे दोनों सामान्य रूप से बात करते दिख रहे थे, परंतु वास्तव में वे एक दूसरे से झगड़ रहे थे। उनका प्रत्येक शब्द एक हथियार की तरह था जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम था, लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना लिया था जो बाहरी दुनिया को सुरक्षित रखता था। तो फिर तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? दक्ष ने उलझन में पड़कर पूछा। जू लियांग ने आकाश की ओर देखा और उसके मुंह से एक आह निकली, जो पूरी दुनिया के दुख से भरी हुई लग रही थी। अगर हम उन्हें अपना जीवन जीने दें तो ठीक है, लेकिन उनके जीवन में खुद को शामिल करना गलत है। तुम बच्चे के अंदर हो। मुझे ये बात सुबह उठते ही समझ में आ गई, इसलिए तुम पहले से ही मनुष्यों के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। उसका वध भी तुम्हारा वध है, क्योंकि तुम वही हो और वह भी तुम हो, जू लियांग ने कहा। मेरा वध भी उसका वध है, क्योंकि वही कारण है कि मैं आपके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से मुक्त हूँ। भले ही आपने मेरी आत्मा को जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वे अभी भी मौजूद है, लेकिन जल्द ही वे सभी टूट जाएंगी। मैं अपनी शक्ति वापस पालूंगा। हालांकि इस बार मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आपने पहले ही अपना वादा तोड़ दिया है। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, उसने आगे कहा। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं बच्चे के अंदर हूँ? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा।
आप नहीं है, जू लियांग ने पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारी सजा है कि तुम्हें अनंत काल तक पीड़ा सहनी पड़ेगी, कभी भी बच नहीं पाओगे। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण तुम बच सकते थे, लेकिन मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम फिर से ऐसा कर सकते हो? जू लियांग ने अपनी बाहें फैलाते हुए पूछा। वो आसमान में ऊपर उठने लगा। हो सकता है कि तुम्हें अपनी कुछ यादें और शक्तियां मिल गई हो, लेकिन जब तक मेरी पाबंदियां तुम्हारी आत्मा के चारों ओर है, तब तक तुम अपनी शक्ति के एक अंश से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जहां तक शक्ति के उस अंश की बात है, तो मेरे अलावा और कौन उससे निपट सकता है? दक्ष ने धीरे से पूछा, क्योंकि वह भी आसमान में ऊपर उठने लगा था। दोनों लड़के इतनी तेजी से आकाश की ओर उड़े कि यदि दुनिया का समय अभी भी स्थिर न होता, तो भी कोई उन्हें नहीं देख पाता, क्योंकि उनकी गति उस समय टेलीपोर्टेशन से भी अधिक तेज थी। दोनों ने जल्द ही दुनिया की सीमा को छोड़ दिया और अमर दुनिया में प्रवेश किया, जो उनके वहां से गुजरने पर समाप्त हो गई। वे सभ्यता से दूर दूर तक उड़ते रहे, क्योंकि उनमें से कोई भी अपनी लड़ाई के कारण सब कुछ नष्ट नहीं करना चाहता था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो दोनों में से कोई भी चाहता था, खासकर जू लियांग, जिसने ऐसा होने से रोकने के लिए अपनी शक्ति का बलिदान भी कर दिया था, जिससे दक्ष के अंदर के प्राणी ने उसकी यादों को एक विशाल मोहर के पीछे कैद कर दिया। उसने उसे अपनी आत्मा को विशाल जंजीरों से बांधने दिया, जो प्रकृति के 120 सार्वभौमिक नियमों का उपयोग करके बनाई गई थी, जिससे उसकी शक्तियां और भी कम हो गईं। अब तक 18 में से केवल 16 जंजीरें ही टूटी थी, लेकिन यह अपने आप में जू लियांग को बहुत सारी शक्तियां देने के लिए पर्याप्त था। तुम धीमे हो गए हो, तुम्हें क्या हुआ? जू लियांग ने पूछा, ये देखते हुए कि दक्ष धीमी गति से उड़ रहा था। उसकी शक्ति सीमित थी। ऐसा क्यों था कि दूसरा व्यक्ति धीमी गति से उड़ रहा था? वो थोड़ा संदिग्ध होने से खुद को नहीं रोक सका। जब से तुम्हें सुला दिया गया है, तब से बहुत सी चीजें बदल गई हैं। मेरे पास तुम्हें बताने का समय नहीं है। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें फिर से सुला दूं, दक्ष ने जवाब दिया। हालांकि दक्ष और जू लियांग बातचीत कर रहे थे, लेकिन असली दक्ष एक अलग जगह पर था। दक्ष ने खुद को एक ऐसे अंधेरे स्थान पर पाया जहां रोशनी का एक कण भी नहीं था। असली दक्ष एक ऐसे अंधेरे स्थान में तैर रहा था जहां थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। आखिरी बात जो उसे याद थी वो ये थी कि उसने डार्क सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उस पर हमला हो गया। उस पल के बाद से सब कुछ अंधकार में हो गया। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद उसने स्वयं को अंतहीन अंधकार में तैरता हुआ पाया। वो अपने शरीर को महसूस भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ सिर्फ उसकी चेतना ही थी, उसका शरीर नहीं। उसकी इंद्रियां भी काम नहीं कर रही थी। वो कुछ भी सूंघ नहीं पा रहा था, वो कुछ भी छू नहीं पा रहा था। इस समय उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वहां वास्तव में अंधेरा था या उसने अपनी दृष्टि भी खो दी थी। उसने केवल एक ही चीज को परखने की कोशिश की जो वह कर सकता था। उसने बोलने की कोशिश की कि क्या वह कर सकता है। उसने अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसे यकीन नहीं था कि क्या वास्तव में वह बोल नहीं पा रहा था या फिर वह बोलता था, लेकिन उसके कान काम नहीं कर रहे थे जिससे वह सुन सके। वो कुछ नहीं कर सका। सौभाग्य से वो अभी भी सोचने में सक्षम था। अपने विचारों का उपयोग करते हुए उसने जुन से संपर्क करने की कोशिश की। जुन, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? मैं कहाँ हूँ? उसने जुन से पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। क्या ये संभव है कि मैं सचमुच मर चुका हूँ? उसने सोचा। क्या लोगों के मरने के बाद यही होता है, बिना किसी इंद्रिय के अंतहीन अंधकार? या यह मेरा निजी नरक है? उसने सोचा। अगर यह परलोक है तो ये बहुत बुरा है, लेकिन अगर यह नरक है तो मैं इसकी सराहना कर सकता हूँ। इस तरह की जगह पर अनंत काल बिताना वास्तव में नरक है, इसलिए यह अपनी भूमिका के अनुरूप होगा। उसने बुदबुदाया, लेकिन पहले की तरह वो अपने शब्द नहीं सुन सका। तुम मजाकिया हो, ऐसी जगह पर भी तुम ऐसी बातें सोचते हो। जब दक्ष खुद से बात कर रहा था तो उसने एक आवाज सुनी।
आवाज का कोई स्रोत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो हर जगह से आ रही है। दक्ष ने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधा हो गया हो। आप कौन हैं? उसने पूछा। उसे यकीन नहीं था कि उसकी आवाज सचमुच बाहर आ रही है या नहीं। मैं कौन हूँ? जवाब सुनने के बाद दक्ष को यकीन हो गया कि वो बोल सकता है, या फिर यह कि जो व्यक्ति उससे बात कर रहा था वो समझ सकता था कि वह क्या कहना चाहता है, भले ही उसके मुंह से कोई शब्द न निकले। क्या अब तुम मुझे सुन सकते हो? उसने अपने विचारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इससे उसे यकीन हो गया कि वो बोल सकता है, लेकिन वो सुन नहीं सकता। 1 मिनट रुको, अगर मैं सुन नहीं सकता तो मैं उस दूसरी आवाज को कैसे सुन सकता हूँ? और अगर मैं सुन सकता हूँ तो मैं अपने शब्द क्यों नहीं सुन सकता? उसने सोचा और वो और भी उलझन में पड़ गया। अंततः उन्होंने इस बारे में सोचना बंद करने का निर्णय लिया। हाँ, आप कौन हैं? उसने पूछा। मैं कौन हूँ? आवाज ने फिर पूछा। वही जवाब सुनकर दक्ष खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और बोल पड़ा, बेवकूफ, एक ही बात दोहराकर मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे अपने बारे में बताओ। मैं तुम हूँ और तुम मैं हो, आवाज ने कहा। क्या तुम भविष्य से आई हुई मैं हो? क्या मैं समय की तलवार के अंदर हूँ? क्या इसने मेरे वर्तमान और भविष्य के मन को जोड़ा है? दक्ष ने पूछा। हा हा हा, उसकी प्रतिक्रिया सुनकर आवाज हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत दिलचस्प है। नहीं, मैं भविष्य का तुम नहीं हूँ, मैं वर्तमान तुम हूँ, आवाज ने कहा। वर्तमान में? तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने उलझन में पूछा। मुझे बताओ तुम कौन हो? आवाज ने पूछा। मैं दक्ष हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। यह आपके शरीर के असली मालिक का नाम नहीं था, है ना? आवाज ने पूछा। यहाँ तक कि दक्ष भी यह सुनकर दंग रह गया, क्योंकि यहाँ तक कि जून को भी इस बारे में पता नहीं था। हाँ, उस व्यक्ति का असली नाम लोंग तियान था, दक्ष ने उत्तर दिया। क्या तुम्हें अब भी यह पूछने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ? आवाज ने पूछा, मानो वह व्यक्ति जिसका वह फोन था उससे बात करते समय मुस्कुरा रहा था। इसका इस बात से क्या लेना देना है कि तुम कौन हो? पहले तो दक्ष को समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उसे कुछ समझ आ गया। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की हो जो उसके जितना ही युवा हो या उससे भी छोटा हो, और जो शब्द अभी अभी निकले थे। क्या आप लोंग तियान हैं? दक्ष ने आश्चर्य से कहा। हा हा हा, तुम बहुत धीमे नहीं हो। मुझे खुशी है कि मेरे शरीर को तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति द्वारा संभाला जा रहा है। तुम मेरे बराबर समझदार नहीं हो, तुम इतने मेहनती भी नहीं हो, लेकिन तुम में मजबूत बनने की प्यास है जो मुझ में थी। आपने मेरे परिवार की भी ऐसे देखभाल की जैसे वह वास्तव में आपका ही हो। आपने मेरे पिता को भी बचाया। मैं वास्तव में खुश हूँ कि आपकी आत्मा मेरे शरीर में आए, आवाज ने कहा। क्या बात है, तुम अभी भी जीवित कैसे हो? मेरा मतलब है कि यह कैसे हुआ कि मैं तुम्हारी चेतना के बारे में जान पाया जो किसी तरह अभी भी मौजूद है? दक्ष ने पूछा। मैं हमेशा से अस्तित्व में था। हत्या के प्रयास के बाद भी मैं मानसिक रूप से धीमा था, फिर भी मैं अस्तित्व में था। मैं तब भी अस्तित्व में था जब तुम्हारी आत्मा ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया था, लोंग तियान ने कहा। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि तुमने मुझसे पूछे बिना मेरे शरीर पर अधिकार कर लिया। यह अच्छा नहीं था, उसने मजाक में कहा। दक्ष ने जब ये सुना तो उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में लोंग तियान जैसे किसी व्यक्ति से बात कर रहा था। उस लड़के को छोटी जगह का जीनियस कहा जाता था, जिसने 5 साल की छोटी सी उम्र में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वो बच्चा जिसने 10 साल की उम्र तक लाइब्रेरी की लगभग सारी किताबें पढ़ डाली थी। अब जब दक्ष ने वास्तव में इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि लोंग तियान वास्तव में उससे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये केवल विरासत और उसकी यादों की वजह से था कि दक्ष इतना आगे बढ़ पाया। लोंग तियान ने अपनी प्रतिभा के आधार पर ये सब हासिल किया था। तुमने मुझसे पहले संपर्क क्यों नहीं किया? मुझे पहले तुम्हारी चेतना क्यों महसूस नहीं हुई? तुम कहाँ छुपी थी और यह कौन सी जगह है? दक्ष ने पूछा। एक एक करके मुझसे पूछो मेरे दोस्त। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे पास बहुत समय है, लोंग तियान ने हंसते हुए उत्तर दिया।
चलिए आपके पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। मैंने आपसे पहले संपर्क नहीं किया क्योंकि मैं नहीं कर सकता था। दूसरा उत्तर, आपने पहले मेरी चेतना को महसूस नहीं किया था, ये हमेशा यहाँ थी। तीसरा, मैं कहाँ छिपा था? मैंने पहले ही उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, मैं हमेशा यहाँ था, लॉन्ग तियान ने उत्तर दिया। जहाँ तक आखिरी सवाल का सवाल है, ये जगह कहाँ है? अब यह महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, जब तक तुम मुझे रिश्वत नहीं दोगे मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लॉन्ग तियान ने दक्ष से कहा। मुझे जो यादें मिली हैं, उनके अनुसार हत्या के प्रयास से पहले आप गंभीर हुआ करते थे। यही आपका असली व्यक्तित्व था। अब आप इतने हल्के फुल्के कैसे हो गए हैं? दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा। मैं मजबूत होने से पहले गंभीर था। मैं गंभीर था क्योंकि मैं कोई मौज मस्ती नहीं करना चाहता था और अपना रास्ता नहीं खोना चाहता था। मैं अपने मुख्य उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहता था, जो कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत होना था। अन्यथा मैं इतना गंभीर क्यों होता? मैं भी मौज मस्ती करना चाहता था, लेकिन मेरे पास यह विशेषाधिकार नहीं था, लॉन्ग तियान ने आह भरते हुए उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, हत्या के प्रयास के बाद मेरी चेतना यहीं फंस गई थी। मेरी चेतना का कुछ हिस्सा मेरे शरीर की देखभाल करने के लिए बाहर रह गया था। यही कारण था कि मैं 3-4 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करता था। यह मेरी वास्तविक चेतना नहीं थी, बल्कि मेरे बचपन के दिनों का एक अंश था। इसलिए मैं ऐसा था। यह कोई मानसिक विकार या कुछ और नहीं था। जब मेरा शरीर मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा था, मैं यहाँ था, अपने परिवार के भविष्य के बारे में चिंता कर रहा था। तभी तुम प्रकट हुए। तुम भोले थे, तुम लापरवाह थे और तुमने बहुत सारी गलतियां की। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लॉन्ग सू द्वारा दी गई चाय पीने से रोकने के लिए कितनी जोर से चिल्ला रहा था? तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो कि उस पर विश्वास करो? मैंने तुम्हें जोर से गाली भी दी। सौभाग्य से वो जहर नहीं था। जब तुम्हें चट्टान से नीचे फेंका गया तो मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे लगा कि यही अंत है, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। यह एक बड़ी चिंता का विषय बन गया क्योंकि तुम न केवल बच गए, बल्कि तुम और भी मजबूत हो गए। तुमने अपना बदला ले लिया और लॉन्ग सू को मार डाला। मैं इससे खुश था। फिर ये तुम्हारे मजबूत होने की यात्रा में एक ऊपर की ओर चढ़ाई थी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ था। दुर्भाग्य से मैं कुछ नहीं कर सका सिवाय देखने के। जल्द ही वो दिन आ गया जब तुमने मेरे पिता को बचाया। वो दिन था जब मैं खुशी से रो पड़ी थी। मेरे पिता जीवित थे और सुरक्षित थे। इतना ही नहीं, उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे नकली दुनिया में दूसरों के साथ रह सकते थे। इससे मेरी सारी चिंताएं भी दूर हो गईं क्योंकि इसका मतलब था कि मेरा परिवार आखिरकार सुरक्षित था। अब क्या तुम वाकई मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं इतना सब होने के बाद भी गंभीर और चिंतित रहूं? मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं और क्या मांग सकता हूं? लॉन्ग तियान ने बात पूरी की। एक बार के लिए आपको चिंतित होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले ही मौत के दरवाजे पर था। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि मैं जीवित हूँ या मर चुका हूँ। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? दक्ष ने पूछा। चिंता की क्या बात है? मेरा परिवार सुरक्षित है। अगर अब शव भी मर जाता है तो भी हमें चिंता की कोई बात नहीं है, लॉन्ग तियान ने कहा। बेवकूफ, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, लेकिन मुझे अभी भी बहुत काम करने हैं। अब मेरा अपना परिवार है। तुम मुझसे मरने के बाद क्या करने की उम्मीद करते हो? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। ओह ठीक है, आपकी पत्नियां वहां है, चिंता मत करो। अगर आपका शरीर मर गया होता तो हम यहाँ नहीं होते। आपका शरीर शायद अब सबसे सुरक्षित हाथों में है। उसके द्वारा संभाले जाने पर इसे कुछ नहीं हो सकता, लॉन्ग तियान ने उत्तर दिया। वह कौन? दक्ष ने पूछा। ओह ठीक है, आप उसके बारे में नहीं जानते। क्या आपको वो समय याद है जब आप भूत द्वीप पर प्राचीन मकबरे में थे? हाँ, उसके बारे में क्या? वहाँ तुमने दीवार पर एक अजीब प्रतीक को छुआ और तुमने एक सपना देखा। वह सपना क्या था? मुझे वह याद है। 2 लोग किसी बात पर बात कर रहे थे। एक ने कुछ किया था और दूसरा गुस्से में था। मुझे ठीक से याद नहीं है। ये किसी तरह मेरी याददाश्त में बहुत धुंधला है।
इसे भूल जाओ, चूंकि तुम्हें ये याद नहीं है तो इसे जाने दो, लॉन्ग तियान ने आखिरकार कहा। उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई। इस जगह के मुख्य बिंदु पर वापस आओ, हम वास्तव में रक्तरेखा मंदिर में हैं, लॉन्ग तियान ने उत्तर दिया। रक्तरेखा मंदिर, तुम्हारी चेतना यहाँ थी, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? दक्ष ने संदेह से पूछा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम तब से यहाँ हो जब मैंने तुम्हारा शरीर संभाला भी नहीं था? जब मैं चट्टान के नीचे था तब मुझे प्राचीन अंगूठी मिली थी और यह रक्तरेखा मिली थी। तुम उससे पहले रक्तरेखा मंदिर के अंदर कैसे हो सकते हो? उसने पूछा। यही तुम सोचती हो, लेकिन तुम गलत हो। तुम्हें लगता है कि अंगूठी मिलने के बाद तुम्हें यह वंश मिला है, लेकिन यहीं पर तुम गलत हो, लॉन्ग तियान ने उत्तर दिया। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पास पहले भी यह था? दक्ष ने पूछा। आपके पास, या मुझे कहना चाहिए कि हमारे पास जन्म से ही यह था, लॉन्ग तियान ने उत्तर दिया। यह असंभव है। अगर मेरा भी यही वंश होता तो कसुन को पता चल जाता। साथ ही मुझे अपने वंश को जगाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक के बाद एक कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। यही वो जगह है जहां आप गलत हैं। आप जो जागृत कर रहे हैं वो आपके रक्त की तुलना में कुछ भी नहीं है। आप जिस रक्त की रेखा को जागृत कर रहे हैं वो असली की प्रतिकृति है। रक्त की रेखा वाला मंदिर जिसे आप सच्चा समझते हैं वह भी नकली है। ये सब जुन की एक योजना है, लॉन्ग तियान ने समझाया। मुझे पता है कि जुन मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं मजबूत बनूं, इसलिए मैंने स्वतंत्र तियान शेन को ढूंढा जो फिर मेरे शरीर पर कब्जा कर सकता था। मैं वैसे भी ऐसा नहीं करने वाला था। तुम किस दूसरी चीज की बात कर रहे हो? दक्ष ने पूछा। ये तो कोई छोटी बात नहीं है, लॉन्ग तियान ने उत्तर दिया। मैं खुद भी सच इसलिए जान पाया क्योंकि मैं यहाँ था। सच तो इससे भी बदतर है। ये सब बहुत पुराना है, यहाँ तक कि लाखों साल भी कहना गलत नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। जुन, मैंने सोचा था कि वह मुझे सिर्फ धोखा दे रही है, लेकिन इसमें और भी कई परतें थीं। मुझे सच बताओ, मुझे उसके सारे काले राज बताओ, दक्ष ने धीरे से पूछा। आह, लॉन्ग तियान के मुंह से एक गहरी आह निकली। उन्होंने कहा, ये सब करीब 2 लाख साल पहले शुरू हुआ था, क्योंकि उसी समय तियान शेन का जन्म हुआ था। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, वो अनाथ पैदा हुआ था। हाँ, तभी उसे अंगूठी मिली। उसने उन बच्चों को मार डाला जो अंगूठी की एक वस्तु का उपयोग करने के। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। के बाद उसे पीट रहे थे, जबकि जुन ने उसे चेतावनी दी थी। उसने जाने से पहले अपने जीवन के प्यार को भी मार डाला, दक्ष ने कहा। लॉन्ग तियान कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने जवाब दिया, गलत। आपने जो कुछ भी कहा वह गलत था। आपने जो यादें देखी वे गलत थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहना झूठ नहीं होगा कि तियान शेन के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब झूठ है। तियान शेन के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब झूठ है, लॉन्ग तियान ने धीरे से कहा। उसके शब्द दक्ष की छाती पर हथौड़े की तरह गिरे। वह जानता था कि जून उससे कुछ बातें छिपा रही थी, क्योंकि उसने उसकी योजना के बारे में उसके विचार पढ़ लिए थे। हालांकि उसे यह एहसास नहीं था कि यह एक झूठ भी था। उसने जो यादें देखी थी और सपने देखे थे, उससे उसे विश्वास हो गया था कि तियान शेन के बारे में जो कुछ वह जानता था वो अधिकतर सच था। लेकिन अब उसे पता चला कि यह सब झूठ था और इससे अधिक कुछ नहीं। तो फिर सच क्या है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। तियान शेन का जन्म 2 मिलियन साल पहले हुआ था। वो एक अनाथ था जिसे एक खाली सड़क पर छोड़ दिया गया था। एक आदमी ने उसे पाया और उसे घर ले गया। वह आदमी एक संपन्न खेती करने वाले परिवार से था जिसने तियान शेन को खेती के बारे में सिखाया था। हालांकि वह खेती करने में बहुत बुरा था। 5 साल बाद भी वह खेती करने में सक्षम नहीं था, लॉन्ग तियान ने बड़बड़ाते हुए कहा, और वह सब कुछ बताना शुरू किया जो वह जानता था। चूंकि वह साधना नहीं कर सकता था, इसलिए वह साधना के माध्यम से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता था। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मृत्यु से डरता था, वह सीमित जीवन काल नहीं चाहता था।
इसलिए उसने अन्य तरीकों को आजमाना शुरू कर दिया। ज्ञान प्राप्त करने और अपनी मदद करने के तरीके खोजने के प्रयास में उसने सबसे पहले प्राचीन पुस्तकों और शास्त्रों पर ध्यान दिया। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि उसने ऐसा करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। दक्ष ने कहा, उसे कुछ सुराग मिल गए। हाँ, उसने किया। जब वो 15 साल का था तो उसने अपनी मदद के लिए एक विधि खोज ली, रक्त संवर्धन। लोंग तियान ने समझाया। रक्त साधना क्या है? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके बारे में सुना है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह एक बहुत ही अंधकार में विधि है। इसका मूल रूप से मतलब है, जितने अधिक लोगों को आप मारेंगे उतना ही आपका जीवन काल बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई रक्त साधक किसी ऐसे नश्वर को मारता है जिसके जीवन के 10 वर्ष शेष हैं, तो रक्त साधक को उस बूढ़े व्यक्ति के शेष जीवन को अपने जीवन में जोड़ लेना चाहिए। यह एक बहुत ही अंधकार में लेकिन बहुत शक्तिशाली विधि है, लोंग तियान ने आह भरते हुए कहा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसने सबसे पहले किस व्यक्ति की हत्या की थी? उसने पूछा। स्कूल में मिले युवा लोग या बूढ़े लोग जो खुद का बचाव नहीं कर सकते थे? दक्ष ने अनुमान लगाते हुए कहा। कोई नहीं। पहली बार उसने एक 10 साल की लड़की को मारा था जब वो 16 साल का था। वो लड़की उस आदमी की असली बेटी थी जिसने उसे उठाया और गोद लिया था। उसने उसकी जान ले ली और उसके शव को दफना दिया, जिससे ऐसा लगे कि वह लापता हो गई है, लोंग तियान ने समझाया। क्या बकवास है, वो इतने सारे लोगों को मार सकता था, लेकिन उसने अपने उपकारकर्ता की बेटी को मार डाला, दक्ष ने आह भरते हुए पूछा। वो उस आदमी की एकमात्र असली संतान थी। उसके बाद वह अकेला बचा था। भले ही वह खेती नहीं कर सका, लेकिन लड़के को पहले से कहीं अधिक प्यार और देखभाल मिली, इसलिए यह उसके लिए काम आया, लोंग तियान ने बड़बड़ाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो लोगों को मारता रहा और उन्हें दफना दिया गया। वह अधिक उम्र पाने के लिए हत्या करता रहा, जबकि वह ताकतवर बनने के तरीकों को खोजने के लिए शोध करता रहा, और तभी उसने किसी को मार डाला। इससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया, लोंग तियान ने कहा। कौन? दक्ष ने पूछा। उसने आपके पूर्वजों में से एक को मार डाला जो एक नश्वर था और अपने शहर से होकर यात्रा कर रहा था। आपके पूर्वज का वंश जागृत नहीं हुआ था। वास्तव में कोई भी शुरू से ही आपके वंश को जागृत नहीं कर पाया था। चूंकि तियान शेन ने उस व्यक्ति को मार डाला था जिसके पास यह अजागृत रक्तरेखा थी, इसलिए उसे उस रक्तरेखा का एक हिस्सा मिला। इसी तरह उसे जो छोटा हिस्सा मिला वह जागृति के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह उसके और असली रक्तरेखा मंदिर के बीच एक दूरस्थ संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। इसके साथ उसे रक्तरेखा मंदिर तक पहुंच प्राप्त हुई, लोंग तियान ने कहा। तो उसे रक्तदान नहीं मिला, बल्कि उसने उसे चुरा लिया। उसके बाद क्या हुआ? दक्ष ने पूछा। भले ही उसे वंशानुक्रम के माध्यम से वंशानुक्रम नहीं मिला, लेकिन उसकी चोरी उसी तरह काम करती थी। उसे वंशानुक्रम मंदिर की पहली मंजिल में प्रवेश मिल गया, जहां कुछ संसाधन थे। वो उन संसाधनों का उपयोग ज्ञान प्राप्त करने और मजबूत बनने के लिए करता है। जल्द ही शहर के लोगों को पता चल गया कि बच्चों और बूढ़ों के गायब होने के पीछे वही है, इसलिए उन्होंने उससे पूछताछ की। उसके दत्तक पिता भी सवाल पूछने वालों के साथ थे। उनमें से किसी को नहीं पता था कि अब वह बहुत ताकतवर हो गया है। तभी उसने पूरे शहर को मार डाला और भाग गया। वो ब्लडलाइन मंदिर के अंदर किताबें पढ़ता रहा और इसकी उत्पत्ति और रहस्य